हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, लगभग 13 दिन के आसपास आपके पास हैं, 13-14 दिन। तो अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। और अभी आरबी पे आपको पता है हफ्ते लाइव मॉक आता है, तो 11वें नंबर का लाइव मॉक आया था। इसमें जो 3 और 4 जनवरी को अवेलेबल कराया गया था, इसका सेव स्कोर और एनालिसिस मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। साथ ही साथ मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में करा दूंगा, और बाकी आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, जो जो लोग 11 तारीख को आईबी एसीआईयू देने वाले हैं उनके लिए मैंने एक अलग से ई बुक बनाई थी, वो फॉलो कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का टीयर 2 जो कि हो सकता है, क्योंकि टीयर 1 एग्जामिनेशन में भी 10 से 12 दिन का गैप था, तो टीयर 2 भी ऐसा नहीं कि बहुत लेट होगा, हो सकता है मंथ एंड में या फिर अगले महीने की स्टार्टिंग में करवा दें। तो आप इसके लिए भी रेडी रहिए। और जब तक डेट नहीं आती तब तक तो आप स्किप भी कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन डेट आ जाएगी उसके बाद आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसकी ई बुक भी दे दी है मैंने। ठीक है, और जिनका सीजीएल मेंस नहीं है तो वो इन दोनों एग्जाम्स को तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करंट अफेयर्स की लास्ट 2 साल की ई बुक हमने अपडेट करके दे दी है। 2 साल इसलिए क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में करंट अफेयर 1 साल से पुराना भी पूछ लेता है। बाकी टॉपिक वाइज तो आपको सारे करने ही होते हैं, तो वो तो जो भी मान लो कोई चीज नहीं हो गई से 2025 में कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया, कोई अवार्ड हो गए, तो फिर 2024 वाले इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते। लेकिन अगर कोई चीज 2024 में हुई है, 25 में नहीं हुई, तो 2024 वाले से क्वेश्चन आएगा। तो करंट टॉपिक वाइज उस हिसाब से अपडेटेड है करंट अफेयर्स। और अगर हम बात करते हैं मंथली वन लाइनर की, तो हमने 2024-25 दोनों के डाल दिए। आपके ऊपर है, आप 2025 के दिसंबर से रिवर्स ऑर्डर में करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी टेलीग्राम पे दे दिया, जिसमें सारे वन लाइनर करंट अफेयर्स की क्लासेस सचिन सर ने करवा रखी है मंथली। आप वो क्विकली क्लास कर सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट फॉर्म में देना चाहें तो आरबी की वेबसाइट पे दे सकते हैं। साथ ही साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ और क्लासेस हम बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लेके आएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, वो भी दिसंबर एंड तक अपडेटेड रहेगी सारी की सारी चीजें। और कंप्यूटर तो पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, 3-4 क्लासेस बाकी हैं प्रैक्टिस की, बाकी सब कुछ थ्योरी वगैरह सब करवा दिया है। इसकी ई बुक भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा आज शाम तक आपको इसकी बुक दे दें। इसलिए कोर्स की क्लासेस में भी थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपका एग्जाम आ गया, तो ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मैथ्स के कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स मैंने कराए हैं, ये जरूर कर लेना मेंस से पहले अगर आपने नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ वगैरह मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन सबको करना ही है। और टीयर 2 के जो टेस्ट होते हैं, अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया लाइव टेस्ट, तो आप बाद में भी जाके दे सकते हैं। अगर आपने टीयर 2 की टेस्ट सीरीज या कॉम्बो टेस्ट सीरीज आरबी से ले रखी है, तो पेड टेस्ट में जाएंगे, वहां पे टीयर 2 वाला ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट दिख जाएंगे। 30 के 30 टेस्ट हमने अब ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जिसमें लेवल भी हमने स्टार्टिंग के 8 से 9 में लेवल मॉडरेट प्लस है, उसके बाद आपका लेवल मॉडरेट रहेगा 23 तक, और 24 से लेके 30 तक हार्ड लेवल रहेगा। तो उस तरीके से देख सकते हैं। उन्हें सेक्शनल फॉर्म में भी हमने ऐड किया, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप अपने प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक पीवाईक्यू का फोल्डर भी है, जिसमें 2022 से लेके जब से पैटर्न चेंज हुआ है अब तक 2024 लास्ट एग्जाम था सीजीएल का, तो इसमें सीजीएल भी और सीएचएसएल भी सारे पेपर मॉक फॉर्मेट में हमने डाले हुए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो कभी लगे ना यार मोरल डाउन हो रहा है, या कभी लगे यार क्या करें, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर, हालांकि इस बार वेंडर चेंज हो चुका है तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बट एक बार आप पीवाईक्यू दे लेना, तो हो सकता है वो आपको थोड़ा बूस्ट करने का काम करे। हालांकि पीवाईक्यू से एग्जैक्टली जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे होंगे, तो ऑब्वियसली आप हाई स्कोर करेंगे, बट स्टिल टाइम टू टाइम आप जब भी लगे तो पीवाईक्यू भी एक आधा ट्राई कर सकते हैं। टोटल 17-18 सेट होंगे पीवाईक्यू के, 17-18 नहीं, 12-13-14 होंगे सीजीएल सीएचएसएल मिला के, तो वो पीवाईक्यू का सेट लगा लिया अपना। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने इस टेस्ट सीरीज में आपको दी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू का भी है, और भी बहुत मल्टीपल फोल्डर्स हैं दैट यू कैन चूज कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट पीस के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अगर आरबी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो हमने अब जो अगले साल के लिए टीयर 1 के टेस्ट हैं ये भी अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी 2-3 दिन में 5 से 6 और नए टेस्ट डल जाएंगे। वैसे भी और भी न्यू पैटर्न पे काफी सारे टेस्ट इसके अंदर डले हुए हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। टोटल फुल लाइन टेस्ट इसमें 150 प्लस रहेंगे, जिसमें न्यू पैटर्न के टेस्ट हम 50 ऐड करेंगे अगले साल के लिए, मतलब जिसमें कुछ लाइव जाएंगे, कुछ पेड होंगे। ठीक है, और सेक्शनल वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो वो मैंने बताई दिया आपको, हार्ड मॉक कौन से हैं, इजी मॉक कौन से हैं, उस तरीके से आप देख सकते हैं। और कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ आज डे 2 का टारगेट है, क्योंकि 4 को संडे था, तो जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी हो रखी है लेकिन उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखे तो उसके साथ टारगेट ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वरना आप परचेज करके टारगेट ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है आपको, और ये सारे के सारे टेस्ट और बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कंप्लीट गाइडेंस के साथ साथ इतना सारा आपको एक ही जगह पे मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉक्स के एनालिसिस पे आते हैं। लगभग इस पर्टिकुलर मॉक को 18,000 लोगों ने दिया है, ठीक है, जिसकी आप रैंक यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब अपनी जो भी बनेगी आपकी। साथ ही साथ आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ये भाई मार्क्स कैसे रहे। आप देखेंगे इस रेंज में कुछ लोग रहते हैं, ये बीच में जो बल्कि सा रीजन है, ये उन लोगों का स्कोर रहता है जनरली जो एक सेक्शन को देते हैं और फिर नहीं देते। कुछ लोग सेक्शन 1 अटेम्प्ट करते हैं खाली, सेक्शन 2 नहीं करते, कुछ सेक्शन 2 करते हैं, कुछ सेक्शन 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे काफी स्टूडेंट्स रहते हैं, अब उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो ओवरऑल एवरेज स्कोर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 245, इससे ज्यादा रहता है एवरेज स्कोर, इससे देख के भ्रमित नहीं होइएगा। और ये हो सकता है बाकी टेस्ट सीरीज में भी होता हो, सभी जगह ही होता होगा ये काम, लेकिन मैं आरबी की अगर बात करूं तो मैं आप जब एनालिसिस दे रहा हूं तो मैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एनालिसिस देता हूं। ठीक है, तो एनालिसिस वीडियो भी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी रहती है अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं चीजों को लेके। और यहाँ पे ज्यादातर लोगों का स्कोर रहेगा वो इस रेंज में, आप देख सकते हैं 271 से 275 की रेंज है। तो मतलब आपका जो मीडियन स्कोर रहेगा लगभग इसके आसपास रहेगा, मतलब 50% लोग जो टेस्ट दे रहे हैं वो इस रेंज में रहेंगे। तो ओवरऑल इस टेस्ट का लेवल मॉडरेट की साइड ही रहेगा, इट वोंट बी हार्ड। अगर सेक्शन 1 की बात करूं तो एवरेज स्कोर गया है 134 मार्क्स और मीडियन स्कोर गया 137 मार्क्स। अगर मेरे हिसाब से आप पूछो कि सेफ स्कोर क्या रहेगा इस पर्टिकुलर मॉक में, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 152 मार्क्स। ठीक है, 152 या 152 प्लस आप लेके आए हैं तो दैट्स अ गुड स्कोर। इससे कम आया तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इंप्रूव करें तो अच्छे चांसेस बनेंगे सिलेक्शन के, बट स्टिल एग्जाम का लेवल एग्जैक्टली नहीं कह सकते। इस बार जैसा हम देखते हुए आ रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग काफी इजी पूछ रहा है, लोग आपको भटकाने के लिए झूठ बोलेंगे, बहुत सारी चीजें बोलेंगे, पैटर्न घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें एक्चुअली पता होता है कि चीजें मुश्किल की तरफ जा रही है, आसान की तरफ जा रही है। और ऐसा भी लगता है मुझे तो कि ये क्वेश्चंस जो बना रहे हैं सारे के सारे, मतलब बहुत ढंग से जो क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी है ढंग से क्वेश्चंस को इतना ज्यादा क्रिएट नहीं कर रही जिस जैसा उन्हें करना चाहिए। बट जो भी बात है, तो अभी एक्चुअल पेपर में मैथ्स का लेवल मुश्किल आएगा या आसान आएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि पहली बार मेंस एग्जामिनेशन इस वेंडर के द्वारा होगा, कोई नहीं। सीएचएसएल में तो फिर भी थोड़ा आइडिया लग सकता है, लेकिन सीजीएल का तो पहली बार होगा, राइट। तो इसलिए देखते हैं एग्जामिनेशन में एक्चुअली में क्या है। हम बहुत आसान लेवल तो नहीं दे सकते मॉक में कि ये सोचेंगे भाई प्री में ऐसा आ रहा है तो बस वैसा सही दे दो, बिल्कुल उससे थोड़ा सा लेवल अभी रहेगा। तो ये मैथ्स और रीजनिंग का इतना मुश्किल लेवल नहीं था इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर, बट रियल एग्जाम में ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि इससे आसान पेपर आ जाए आपका। मुश्किल भी आ सकता है बट आसान आने के भी चांसेस रहेंगे। तो इतना ज्यादा कभी भी मॉक को देख के डिमोटिवेट मत होइए, चीजें बदल सकती हैं क्योंकि इस बार चीजें नई तरीके से होंगी। ठीक है, उसके अलावा ये चीज हो गई। और इसमें सेफ स्कोर मैंने बताया लगभग इतना होगा। अगर हम इस मॉक में देखें तो 170 प्लस स्कोर करने वाले 124 एस्पिरेंट्स हैं, 160 प्लस स्कोर करने वाले 1228 कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे रैंक लाने की सोच रहे हैं, है ना। तो आप ये समझ लो कि भाई अगर इसमें 180 में से 160 से कम आपका आया है तो खाली सेक्शन 1 में आप पीछे हो जा रहे हो इतने लोगों से, और ये सारे बच्चों ने मॉक दिया भी नहीं एक्चुअल में, और ज्यादा रैंक बढ़ जाएगी। तो यूनिट अपना उस हिसाब से आप प्लानिंग करके चलो और मॉक्स देते रहो, जो भी लाइव हो रहे कम से कम आपको अपना एग्जैक्ट लेवल पता चलेगा। जो फेक डेटा होता है वो मैं हटा देता हूँ। इसके अलावा एनालिसिस करते टाइम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 की, तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल जो परसेंटाइल रहेगी, एवरेज स्कोर 130 गया है, मीडियन स्कोर 133 गया है, और जो मतलब सेफ स्कोर होगा इस पर्टिकुलर टेस्ट में वो लगभग 150 के अराउंड होगा। अगर आप इतना कर जा रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। ठीक है, बाकी लोगों ने कितना कितना स्कोर किया उसका एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 160 प्लस स्कोर किया 1129 ने, मतलब किसी को अच्छी अगर रैंक लानी है 4200 तो वो टारगेट करे एटलीस्ट 160 के आसपास मार्क्स। ओवरऑल अगर देखें तो एवरेज स्कोर मैंने बताया सेक्शन 1 कुछ बच्चों ने दिया था, सेक्शन 2 कुछ बच्चों ने दिया था। जैसे यहाँ पे बात करता हूं तो वैसे तो 17,000 लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किया था, लेकिन सेक्शन 1 अटेम्प्ट करने वाले यहाँ पे लगभग 16,500 थे, मतलब 1000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेक्शन 1 ही अटेम्प्ट किया, सेक्शन 2 को अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है,
ऐसे ही कुछ चीजें सेक्शन 2 के हिसाब से भी हो जाती हैं। तो लेकिन जब मैं ओवरऑल बता रहा हूं तो सारे बच्चे जिन्होंने सब कुछ अटेम्प्ट किया, पूरा पेपर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अटेम्प्ट किया, अगर उनकी बात करूं तो उनके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको एवरेज बता रहा हूं। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर आपका जाएगा 267 मार्क्स, नॉट 245 जो वहां पे दिख रहा था, डेट वो जा रिड्यूस्ड स्कोर जो आपको मॉक में दिखता है, क्योंकि मॉक में रियल टाइम में ये चीज हटा पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए जब मैं एनालिसिस करा रहा हूं तो मैं आपको ये हटा के बता रहा हूं। तो एक्चुअल जो एवरेज आएगा वो आपका 267 मार्क्स आएगा और मीडियन स्कोर आएगा 271 मार्क्स। बाकी लोगों का कितना कितना स्कोर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 340 प्लस सिर्फ 90 एस्पिरेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे 300 प्लस, इसमें सिर्फ हमारे पास 2307 कैंडिडेट्स ही हैं और 310 प्लस 1231। रियल एग्जामिनेशन में भी इस तरीके की फिगर्स होती हैं, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि डेटा ज्यादा होगा उस टाइम पे। और यहाँ पे मार्क्स आप देख सकते हैं लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा है। अच्छा, परसेंटाइल आप देखना चाहें तो परसेंटाइल यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स पे कितनी कितनी परसेंटाइल बन पा रही है। और सेफ स्कोर की बात करेंगे तो 2400 ग्रेड पे के लिए सेफ स्कोर 295 के आसपास रहेगा इस पर्टिकुलर बुक में। बट इट कैन वेरी, मतलब ऐसा भी हो सकता है ये 290 के आसपास चला जाए, ये 300 के आसपास चला जाए। 300 ऊपर जाना मुश्किल होता है मतलब, लेकिन 290 इज अ गुड थिंग। बट रियल एग्जामिनेशन में थोड़े थोड़े वेरिएशंस, उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीजें दिखी जाएंगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 295 अभी इस पर्टिकुलर मॉक में हो सकता है 280 लेके आए और रियल एग्जामिनेशन में बड़े आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे इस मॉक में 295 लेके आ रहे होंगे बट रियल एग्जामिनेशन में सही से फोकस नहीं किया, 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, क्योंकि नंबर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक गलत करते 4 नंबर का गैप आ जाता है, -1 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आगे पीछे होते ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। डिमोटिवेट नहीं होना है कभी भी, ना ही एक्स्ट्रा मोटिवेट होना है। बिल्कुल अपना एक सिचुएशन बना के हर सिचुएशन को कंसिडर करते हुए आपको मॉक देना है। कहेंगे तो एक मॉक एनालिसिस कि कैसे करें और क्या क्या चीजें सोची जा सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है मॉक में, क्यों किसी मॉक में ज्यादा नंबर किसी मॉक में कम नंबर हो जाते हैं, सेक्शंस के हिसाब से क्या वेरिएशन आ जाता है। अगर इस तरीके की भी आप ऑल पॉसिबिलिटीज को बताते हुए मैं चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वन फॉर यू बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन, बट फॉर दैट यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट्स, राइट। और अपना स्कोर भी बताइए आपने कितना स्कोर किया। और सेफ स्कोर आप देख सकते हैं यूआर के लिए 295 हो गया और फॉर 2400 और 4200 एंड 4800 इट विल बी समवेयर अराउंड 307 मार्क्स। ऐसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का सेफ स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज इट एंड दीज आर दी मॉक टेस्ट दैट यू ऑलरेडी नो। और जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी मेंस का मॉक लगा रहे होते हैं। वो कौन से बच्चे हो गए, जैसे मान लो टियर 1 दिया, बाई चांस वो डे खराब था या कुछ और चीजें हो गई जिस वजह से वो फाइनल टियर 1 की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, फिर भी मेंस का मॉक बीच बीच में लगा रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी एक चीज है कि अगर आपको बेसिक आपका कवर हो चुका है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीजीएल 2026 के लिए, जिसमें आपको डेली टेस्ट के टारगेट्स मिलेंगे और वही टॉपिक्स आपको रिवाइज करने होंगे अपने नोट से, तो वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आज सेकंड डे का टारगेट उसके अंदर गया है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। और बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए तो मैथ्स का 3.0 बैच की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, इसमें रीजनिंग का बैच भी आपका फ्री रहता है मैथ्स कोर्स के साथ। इसके अलावा जीके 3.0 की क्लासेस हो चुकी हैं, जहां रिक्वायरमेंट होती है अपडेट की वो अपडेट होता रहता है। और ऑफिसर बैच में सारे के सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए टारगेट ग्रुप ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट डे का टारगेट जा चुका है। ठीक है, चलिए अब मैथ्स की क्लासेस एक एक करके स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चंस मॉक में पूछे गए। क्वेश्चन 1 हमारे पास, क्वेश्चन में क्या आता है कि एरिया बता दो माइनर सेगमेंट का क्या होगा अगर एक सर्कल की कोड से जो बनाया जाए जिसमें रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है और जो कोड सेंटर पे एंगल बनाए वो हमारे पास 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो सर्कल उसके ऊपर बना दी हमने भाई एक कोड और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो ये सेंटर मान लिया और ये बन गया 90 डिग्री। और अगर हम बात करें रेडियस दे रखा 14, तो हमें बताना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। वैसे तो आप इन सब के फॉर्मूले भी पढ़ के रखते हैं वरना डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर माइनर सेगमेंट का अगर मेरे को एरिया बताना है तो ये अगर मैं सेक्टर निकाल लूं, इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा।
सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 90 अपॉन में 360 और पाई की फॉर्म में आंसर दे रखा है रेडियस का स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर। इसमें से घटाना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 14 का स्क्वायर। सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, हो जाएगा 1/4। अच्छा अब यहाँ पे सिंगल वैल्यूज में आप देखेंगे 196 डिवाइडेड बाय 4 तो 49 होता है, तो 49 पाई हो गया, और इसमें से घटाना पड़ेगा 196 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 98। ये मेरा सवाल का उत्तर है। कुछ खास नहीं था इस सवाल के अंदर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है PQR जिसकी साइड्स हमें दे रखी है यहाँ पे 8, 10 और 12। तो हमें बताना है कि अगर सबसे बड़े एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाए जो अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में बांटे तो शॉर्टर सेगमेंट की लेंथ क्या होगी। अब एक चीज हमने पढ़ी है भाई कि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, तो अगर मैं इसे 8 मान लूं, इसे 10 मान लूं और इसे 12 मान लूं तो सबसे बड़ी साइड ये, तो सबसे बड़ा एंगल ये। अब मैं एक एंगल बाइसेक्टर बनाया है इसका, तो ये सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बांटेगा। तो हमसे पूछा है कि भाई शॉर्टर साइड बता दो कौन सी होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो बराबर होगा इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो के। तो ये 8 है और ये 10 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:5, 2 से काट दिया। टोटल कितना हो गया 9:9 रेशियो किसके बराबर 12 के बराबर। हमें बताना है 4 रेशियो का मान, तो कितना करना पड़ रहा है 4/3 से करेंगे तब जाके ये आएगा, या फिर 1 रेशियो आप 4/3 निकाल सकते हैं। तो इनटू में 4/3 ये हो गया 16/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक स्फीयर के रेडियस को हमने इंक्रीज किया 20% से, तो सरफेस एरिया 484 पाई से बढ़ गया, तो ओरिजिनल रेडियस बता दो। अच्छा एक चीज बताओ, रेडियस ऑफ ए स्फीयर क्या होता है 4πr², सॉरी सरफेस एरिया, तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं 20% से रेडियस को बढ़ाऊंगा तो पूरा एरिया कितने से बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर सक्सेसिव लगा दो 20 का, तो 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, और ये काम ओरली करके भी आपको पता है 44% ये वैल्यू आती है। तो मैं कह सकता हूं कितना इंक्रीज होगा इनिशियल एरिया का 44%। यहाँ पे दे रखा है 484 पाई। अच्छा इनिशियल एरिया 4πr² है, इसका कितना बढ़ गया 44%, तो 44/100, और यही वैल्यू तो हमें 484 पाई दे रखी है, और हमें यहाँ से रेडियस का मान बताना है। आपको डायरेक्टली इस तरीके से सवाल को करना है, ठीक है। वरना आप ये कर सकते हैं कि भाई बेसिक से करते तो आप कहते हैं सर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फिर जाके हम पहले इंक्रीज्ड एरिया में से ओरिजिनल एरिया को घटाते, फिर जाके हम जो इंक्रीज इन एरिया वो निकालते, तो थोड़ा सा लंबा बैठ सकता था। बट ये ओरली करने वाले पार्ट था इतना। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है ये 22 का स्क्वायर होता है 484, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे अब आप ध्यान से अगर एक चीज को ऑब्जर्व करें, ये मेरे को रेडियस का स्क्वायर है और यहाँ पे 22 दिख रहा है, तो 22 तो 11 का मल्टीपल होता है, और कहीं और तो 11 मिल नहीं रहा, तो मतलब रूट में 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, ठीक है। बाकी आप सोल्व करोगे तो निकाल ही सकते हो वैल्यू कि क्या वैल्यू आएगी, बट स्टिल अगर हम इसे करते हैं तो हमारे पास एक ही पॉसिबल केस है, रेडियस का मान 5√11 आएगा। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल हमारे पास कहता है 4 sin = 3 cos है, तो इसका मान बता दो। साइन कोस को नीचे ले जाऊंगा तो साइन बाय कोस कितना होता है 10 होता है, ये हो गया 3/4, और 10 का मतलब क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। अब सोल्व करके इसकी वैल्यू होता है 10² थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये तो सेम ही है, मेरे पास 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में sec² थीटा, तो मेरे पास sec² थीटा होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर दैट इज 4², और कोसेक होता है मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 5² डिवाइडेड बाय 3², ये वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करके आंसर बता देंगे। देखो यहाँ पे 4² 16 को कॉमन ले लिया,
25 प्लस 9 करेंगे 34, तो 17/8 बचेगा, और ये 25/9 है। 9 8 जा 72 नीचे नहीं आ जाएगा। 19 इंटू में 9 इंटू 17 153, माइनस में 200, तो माइनस का 47/72। चले आगे। क्वेश्चन में दे रखा है n एक नंबर है, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आर that are perfect squares and divisible by 900 can be formed using the factors of n। मतलब इसके फैक्टर से ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स बन सकते हैं जो भाई परफेक्ट स्क्वायर भी हो और क्या हो 900 के फैक्टर्स भी हो। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, हमारे पास n है 2 की पावर 7 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 3 और हमें 7 की पावर 2। हमें वो नंबर देखने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और 900 से डिविजिबल भी हो। तो अगर आप ध्यान दें 900 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, डेट इज 30 स्क्वायर, और 30 स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक करूं तो 3 2 इंटू 3 इंटू 5 ही है। तो भाई ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, है ना, कि मतलब ये तो उनके जो भी फैक्टर्स मैं कंसिडर करूंगा उसमें ये तीनों चीज तो आनी चाहिए। तो एक काम करो ना, पहले हम वही फैक्टर्स देख लेते हैं इसके जो मतलब 900 के फैक्टर्स हो, तो इससे इसे डिवाइड कर देंगे अगर हम 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से, तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा यहाँ पे 2 की पावर 5 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। ठीक है, अब इनमें से इसके कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वही मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा, क्योंकि अब जो भी निकालेंगे 900 का मल्टीपल हमने अलग के अलग बाहर कर ही लिया है। ठीक है, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर था, तो अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। आप देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास 2 की पावर 5 है, परफेक्ट स्क्वायर 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूं मैं, और इनटू में 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 3 का स्क्वायर की पावर 1 इनटू में 3 की पावर 1 ये लिख सकता हूं, 5 की पावर 1 एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने ऐसा क्यों ब्रेक किया है भाई, ये वाला 2 एक्स्ट्रा जो है इसे यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास मुझे ना स्क्वायर नंबर्स चाहिए। ठीक है, तभी नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं बता पाऊंगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं एक है, ये है और ये है। कितने फैक्टर्स बनेंगे? आप कहेंगे सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अगर मेरे पास कोई नंबर है p की पावर r, q की पावर p की पावर या abc, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, अगर हम ये लिखते थे जहां abc प्राइम नंबर होते तो हम कहते थे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे ना वो होंगे p+1 इंटू में q+1 इंटू में r+1। ठीक है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में जब हम ब्रेक करते थे। लेकिन जब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स चाहिए तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद देखेंगे पावर क्या जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से केस लेने हैं, हमें ये वाला केस ले सकते हैं, ये वाला केस ले सकते हैं और ये वाला, यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 में से 1 जोड़ दिया 3, 1 में 1 जोड़ा तो 2, और यहाँ पे मेरे पास ये 1 है, 1 में 1 जोड़ा तो 2, तो टोटल कितनी वैल्यू जाएंगी हमारे पास? ये आ जाएंगी 12। तो 12 इसके फैक्टर्स में 12 ऐसे नंबर्स होंगे जो 900 से डिविजिबल भी होंगे और अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे। ये डायरेक्ट तरीका रहता है। क्यूब पूछ रहा होता तो हमें क्या करना पड़ता, फिर उसका प्रोसेस अलग रहता है। यहाँ पे स्क्वायर निकाले, वहां क्यूब निकालते हैं, लेकिन फिर हमें और भी चीजें देखनी पड़ती। 900 को भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें डिफर कर सकती हैं। जनरली हम इस तरीके से ही क्वेश्चन को निकालते हैं। इसमें मल्टीपल वेरिएशंस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक आपको दिक्कत आई होगी। कहता है एक आर्टिकल को हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा 18,000 का, एक और आर्टिकल परचेज किया जिसका कॉस्ट प्राइस सेम था पहले आर्टिकल के और उसे बेचा हमने 10% के लॉस पे। तो हमें बताना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम ही है, एक को बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पे और एक को बेच रहे हैं 10% के लॉस पे। तो नेट चेंज कितने का आएगा? अगर आप कहोगे सर देखो कॉस्ट प्राइस मैंने दोनों आर्टिकल का 100 मान लेना है,
तो आप कहेंगे सर इस पे प्रॉफिट कितने का हो गया 20 का, इस पे लॉस कितने का हो गया 10 का, नेट कितने का हो गया प्रॉफिट 20 माइनस 10 10 का, कितने पे 200 पे, तो डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 100%, वैल्यू कितनी आ गई 5%। क्या ये वाला पार्ट आपको समझ में आया? बस यहाँ पे आपको जब परसेंटेज में बताना है तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का मैटर ही नहीं करता। अब यहाँ पे जब हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकाल रहे हैं, समझाने के लिए मैंने बताया, मैंने कहा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे 20% का प्रॉफिट और सेम कॉस्ट प्राइस वाले आर्टिकल पे एक पे 10% का प्रॉफिट, तो इफेक्टिव कितने का हो जाएगा? आप इन दोनों का सम करेंगे तो आप कहेंगे सर टोटल हुआ 10%, लेकिन वो एक कॉस्ट प्राइस के बेस पे देखें, यहाँ पे हमने दो आर्टिकल्स लिए हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 2, नेट चेंज आया 5%। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, हमारे पास लॉस हो जाता। चले अगले सवाल पे। कहता है इस फिगर के अंदर पी क्यू डायमीटर है एक सेमी सर्कल का, जो पी ए बी क्यू है, ओ सेंटर दे रखा है, एंगल एओबी 56 दे रखा है, बीपी कट्स ए क्यू एट एक्स, तो ये बीपी ए क्यू को कट कर रहा है एट पॉइंट एक्स। हमें बताना है वैल्यू ऑफ ए एक्स पी, ये वाला कौन बताना है? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज तो मेरे को ये वाला कौन बताना है, तो इसके लिए मेरे को कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे इस कौन को? आप कहेंगे सर ये सेमी सर्कल दे रखा, कोई तो पर्पस होगा, तो मेरे पास हमें पता है सेमी सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री है, तो ये पी क्यू दे रखा है, अगर मैं यहां से ये मिला दूं तो आप कह सकते हैं सर ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। अब मेरे को अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल बताना, अगर ये मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा, और ये भी मिल चुका है। कैसे? अगर आप ए बी कोड को देखें, ए बी आर्क को देखें, तो ये सेंटर पे एंगल कितना बना रही है 56 का। अगर मैं सर्कल को पूरा कर देता तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, जो कोड सेंटर पे एंगल बनाए और मेजर सेगमेंट पे क्या एंगल बनाती है वो, उसका सेंटर पे जो एंगल अगर ये 2 थीटा बनाया तो यहाँ पे बनेगा थीटा, इसका आधा, तो 56 का आधा कितना हो जाएगा भाई? इसका आधा हो जाएगा 28, तो ये एंगल हो गया 28। हमें ये वाला कौन बताना है, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर तीनों को 90 प्लस 28 प्लस दिस 180, तो ये इन दोनों का सम 90 बनेगा, 90 में से 28 घटाया तो 62, डायरेक्टली कर सकते हैं, 90 माइनस 28 घटाया तो 62। ये काम मत करा कीजिए कि भाई तीनों का सम करेंगे 180 के इक्वेट करेंगे फिर सोल्व करेंगे। अगर एक 90 दे रखा है तो ऑब्वियसली आपको पता है इन दोनों का सम 90 होगा, 90 में से 28 घटाना ये ओरली किया जा सकता है, दैट इज 62, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं एक्स और वाई, कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इतना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कुछ इस तरीके से दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है एक्स प्लस वाई का मान क्या रहा होगा, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा, सोल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर पहले तो मेरे को ये पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इस फॉर्म में दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई की फॉर्म में एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अगर इससे मैं कंपेयर करूं तो ये कट के मेरे पास ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, और अगर हमें ये दोनों चीज मिल गई तो मेरे को पता है इन दोनों को सम करके हमारे पास क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, एक्स वाई कट जाएगा और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 27 प्लस 91 डेट इज 10118, यही आएगा। अगर मैं इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देता तो आपके पास आता 2xy, और ये वाली वैल्यू 91 में से 27 घटाओगे तो मेरे पास यहाँ पे 4 और 64 आ जाता। अब ये दोनों मेरे को पता है, अगर x प्लस वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, 2xy मिल गया, ठीक है, इस 2 से ये काट दो तो ये वाली वैल्यू 59 आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इन दोनों का अगर सम कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों का सम किया तो 3 और ये आया 123। ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई कितना आ जाएगा रूट में 123। तो दो पॉजिटिव थे x और y, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस रूट में 123 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चले आगे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज हो सकती है, जैसे दो पॉजिटिव नंबर्स दे रखे थे
तो कई बार बच्चों को लगता है नंबर्स अगर लिखा है तो हम इंटीजर वैल्यूज में ही लेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार नंबर्स लिखता है लेकिन फिर भी आंसर ऐसा आ सकता है, ठीक है। उसके लिए रेडी रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि सिंगल डिजिट में होगा। बट यहाँ पे अगर और ये लिख देते 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स या ऐसा कुछ तो बेटर रहता, लेकिन रियल नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, सारे नंबर्स की फॉर्म में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहता है ए अपनी इनकम का 70% खर्च करता है, मंथली इनकम बढ़ी 20% से, सेविंग बढ़ी 40% से, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंस। डायरेक्टली कर सकते हैं आप, कहते हैं सर इस तरह के क्वेश्चन में इनकम को हम मान लेते हैं 100 और इनकम होता है सेविंग प्लस एक्सपेंस, तो हमारे पास यहाँ पे खर्च करा 70 तो सेव कितना किया होगा 30। अब इनकम कितनी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई हमारे पास यहाँ पे 20 से, लेकिन जो सेविंग है वो 40% से बढ़ गई। इसका 40% निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 12। तो एक्सपेंस कितना बढ़ा होगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 8 बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, तो 8 भाग 70 गुना में 100%, तो ये लिख सकते हैं। तो 80 भाग 7 11 और 3/7 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4, तो 11.4% कुछ ऐसा जाएगा। इसे कुछ लोग एलिगेशन मेथड से, कुछ लोग और अलग तरीके से करते हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैं जनरली यही मेथड प्रेफर करता हूं। क्वेश्चन में कहता है एक आदमी ने कुछ पैसे 5% पर एनम की ब्याज दर पे 2 साल के लिए लिए, इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है एनुअली। पहले साल के बाद उसने 5330 पे करे और सेकंड साल के बाद उसने 6090 पे करे और अपने सारे ड्यूज को क्लियर कर लिया। तो हमें बताना है कि कितने पैसे उसने उधार लिए थे। तो मैं मान लेता हूं उसने एक्स अमाउंट उधार लिया, ब्याज है 5% का, तो आप कहेंगे सर एक साल में 21/20 हो जाएगा अपने आप का। अब एक साल के बाद इतना अमाउंट बन गया, उसने वापस कितने कर दिए, 5330 कर दिए, तो अब इतना पैसा हो गया। अब इस पे ब्याज लगेगा। सेकंड साल के अंत में उसने पे करे 6090 और सारे ड्यू क्लियर हो गए। एक साल के बाद इतना पैसा ड्यू है तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 21/20, और ये फाइनली सेकंड साल के अंत में उसने दिए होंगे तभी सारा ड्यू क्लियर हुआ है, तो ये 6090 के बराबर आ जाएगा। सोल्व करके हमें एक्स का मान बताना है कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये हमें देखना है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, लास्ट में 0 है, लग रहा है कि पूरा पूरा हो सकता है कट रहा हो, सारी की सारी चीजें सेट बैठ रही हो, तो कर लेते हैं सोल्व। चलिए, अगर मैं देखता हूं 21 से क्या ये वाली वैल्यू कट रही है 609, पहले तो यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा 42, 189 9 टाइम्स गया और फिर 0, फिर ये 20 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 290 इंटू में 20, फिर ये 20 मल्टीप्लाई हो गया, ये 5330 आके जुड़ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये x इंटू 21/20 बचेगा, फिर इस पूरे में 20 मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा डिवाइड होगा 21 से, और तब जाके मेरे को x का मान मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है इसके अंदर, अपना आंसर से सोल्व करके निकालेंगे तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही है। देखो 1 0 ये आ रही है और 1 0 ये आ रही, मतलब 10 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, तो उसके बाद मतलब 2 0 तो हो गई, तो 2 0 तो सब में आना ही है, और ये डायरेक्टली अगर 21 से कटेगा तो मेरा उसके बाद भी 2 0 हटाने के बाद भी आंसर 2 का मल्टीपल रहेगा, तो ये और ये इन तीनों में से होगा, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करें अगर हम, तो 9 2 18 8 और 3 11, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। 1 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, 1 से करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 2, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, डबल 0 थी, यहाँ पे 1 0 और आएगी, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट होगी 0, 0 प्लस 3, ये यूनिट डिजिट बचेगी 3, तो 3 इंटू 2 यूनिट डिजिट आएगी 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये लास्ट डिजिट होगी जो भी आंसर होगा 6।
तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे डी ही करेक्ट हो सकता था और कोई ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस नहीं थे। ठीक है, समझ आया? तो यूनिट डिजिट से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये 0 और इन दोनों में से 10 को कॉमन लेके बाहर ले लिया था और फिर हमने आगे क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से किया और अपना आंसर निकाल लिया, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये दे रखा है हमें वैल्यू बतानी है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी और सी पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं इस तरीके से, कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा, वैसे तो आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, जैसे ये ना ऑप्शन की मदद ले लो। ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है ना आपको, तो भाई पहले मैं इन दोनों को लेता हूं, 2 और 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 13 दे रखा है भाई, बन रहा है। फिर यहाँ पे 3 और 4 को ले लूं तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, 2 और 4 को लूं 16 और 4 20 बनेगा, है ना? सेटिस्फाई करके यही आंसर है, खत्म हो गया, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली ऑप्शन की मदद से कर रहा हूं, वरना बेसिक से अगर आपको करना है तो आप कहेंगे सर तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रेशियो बनेगा। जब इसे सोल्व ऐसे करेंगे भी तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे इसे 13x मान लेना, इसे 25x और इसे 20x। तो आप कहेंगे सर जब मैं सम कर रहा हूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 45 और 13 58x। तो यहाँ पे ये 2 से काटूंगा तो ये आ गया 29x। अगर ये 29x बन गया तो उसके बाद आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 13x है, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 29x में से 13x को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सी स्क्वायर 16x के बराबर। ऐसे ही अगर मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25x को घटाऊंगा इसमें से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा a स्क्वायर जो कि आपके पास आ जाएगा 4x, और इसी तरीके से a स्क्वायर मिल गया, सी स्क्वायर मिल गया, तो b स्क्वायर कितना होगा? आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13x था, 13 में से 4x घटाया तो 9x मिल गया, तो ये इनके स्क्वायर का हो गया। और अगर मैं सिंगल वैल्यूज निकालूंगा तो आप कहेंगे सर 4 रूट एक्स 2 रूट एक्स और यहाँ पे ये बी स्क्वायर हो गया 3 रूट एक्स। इनका रेशियो लेंगे तो एक्स तो वैसे ही कट जाना है, तो आपके पास ये a रेशियो बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 रेशियो 4 आ जाएगा। ये बेसिक वर्जन हो गया। चलें आगे। 1 प्लस टेन थीटा रूट 5 है, तो हमें वैल्यू बतानी है रूट 5 कोट थीटा माइनस 1 की। तो टेन थीटा अगर ये दे रखा है मेरे को तो टेन थीटा किसके बराबर? रूट 5 माइनस 1 के बराबर। अच्छा, कोट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा, तो रूट 5 अपॉन में रूट 5 माइनस 1 इसका मान बताना है। तो पहले तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, रूट 5 माइनस, इसे रेशनलाइज करने के लिए रूट 5 प्लस 1 और इधर भी रूट 5 प्लस 1। आप देखेंगे रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 5 माइनस 1 4, 5 इंटू रूट 5 5 प्लस रूट 5 यही आया। अच्छा, ये माइनस 4 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये माइनस 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, लंबा कर दूंगा तो यहाँ पे 4, तो 5 माइनस 4 1, रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 यही बचेगा। चले आगे। कहता है एक राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का कट करना है सॉलिड हेमिस्फीयर से जिसका रेडियस 14 है, तो परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर जो रिमूव हुई है वो कितनी होगी? हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का होता है। अगर इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल साइज का कोन काटना है तो आप कहेंगे सर बेस इतना ही रखो, इस तरीके का हम कोन काट देते हैं कि बेस सेम रह जाएगा हेमिस्फीयर जैसा और एक कोन ऐसा आ जाएगा जिसमें कोन की हाइट आप देखेंगे वो रेडियस, हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट है तो सारा रेडियस ही जा रहा होता है, तो हाइट भी रेडियस के बराबर होती है, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो हमें बताना है हेमिस्फीयर की कितनी वॉल्यूम रिमूव हुई है। अगर मैं एक कोन इसमें से काट लेता हूं तो जो रिमूव्ड वॉल्यूम है वो इस कोन की वॉल्यूम के बराबर होगा। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर यहाँ पे एच यहाँ पे रेडियस के बराबर है तो 1/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
तो इतनी रिमूव हुई है, इतने में से तो कितना परसेंट रिमूव हो गया, इनटू में 100%। आप देखेंगे पाई आर क्यूब कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/2 इंटू 100% कितना हो गया 50%। तो 50% वॉल्यूम क्या हो गई, रिमूव हो गई। अगला सवाल, P दे रखा है ये कुछ 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर ऐसे चल रहा है, Q दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लाइन पे 97 तक। तो हमें बताना है P माइनस Q क्या होगा। आप कहेंगे सर इसमें से जैसे ही इसे घटाया तो इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, P माइनस Q किसके बराबर, 3 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर को घटा देता हूं, फिर 7 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर को, ठीक है 7 प्लस का था। ऐसे ही मेरा आगे बढ़ेगा, 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। और मैं क्या कर रहा हूं, एक टर्म इसकी एक टर्म इसकी, एक टर्म इसकी एक टर्म इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में बराबर ही है। कैसे बराबर है, या तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, वरना आप देखेंगे यहाँ पे 4 का गैप है हर टर्म के बीच में, यहाँ पे भी 4 का गैप है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शुरुआत 3 से हो रही है और यहाँ पे इससे 3 से कितना कम है, 2 कम है। यहाँ 99 तक जा रहे हैं, यहाँ पे 97 स्क्वायर है, तो मतलब इससे 2 कम। तो ये तभी मेंटेन हो सकता है जब दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम हो। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाना चाहे तो हो सकता है वो यहाँ पे 99 स्क्वायर दे और यहाँ पे भी आपको क्या ले जाए, यहाँ पे लास्ट टर्म दे दे 101 स्क्वायर। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये 101 स्क्वायर अलग करना पड़ेगा, बाकी सारे केसेस इस तरीके से जैसे मैं ले रहा हूं वैसे लेने पड़ सकते हैं, अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाने की बारी आई आपको कंफ्यूज करना हो तो। अब यहाँ पे ये चीज चल रही है तो मैंने देखा लास्ट टर्म क्या होगी, 99 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर। अब ये पार्ट मैंने करा क्यों भाई, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता चला जाऊं तो अब देखना क्या होने वाला है, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरे लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मतलब 4 और a माइनस बी डेट इज 2, यही आएगा। अब यहां पे भी देखो 7 प्लस 5 12, 7 माइनस 5 डेट इज 2। फिर आगे बढ़ो 11 प्लस 9 20, 11 माइनस 9 2। क्या ये सीक्वेंस मेरा फॉलो होता जा रहा है। ऐसे ही यहां पे 2 इंटू में 197 प्लस 99, सो 97 प्लस 99 196, यही आएगा। अगर आप ध्यान दें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं इन सब में से, देखो एक तो 2 है सब जगह है, कॉमन ले सकते हैं। अगर इधर भी देखो ये 4 है, ये क्या है 4 इंटू में 3, ये क्या है 4 इंटू में 5, तो सब में आप यहाँ पे आप देखेंगे 4 इंटू में 49। क्या यहाँ पे सब में 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 इंटू 2 8 को कॉमन ले लूं अगर मैं, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, और कहां तक जाएगा, ये वाली वैल्यू 49 तक जाएगी। अब मेरे को इसका मान बताना है। अब ये 8 इंटू में, ये तो ओड नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं जिनका सम बताना है। अगर मेरे पास n ओड नेचुरल नंबर्स हो तो उनका सम क्या होता है भाई, n स्क्वायर होता है। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं ये, अगर आप काउंट करेंगे 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 49 तक, तो 25 नंबर्स आएंगे या नहीं आएंगे। वरना आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू 24 प्लस 1 25, एपी में यही पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा इनटू में 25 का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 25 का स्क्वायर 625 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 5000 आएगी, ठीक है। वरना कैसे निकाला, आप इसे 25 के 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो और इसे ब्रेक कर सकते हो 4 इंटू 2 में, तो ये 100 बन गया, 25 इंटू 2 50 बन गया, 50 इंटू 100 5000। सोचने का तरीका है, जैसे मर्जी सोच लो। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि एक लीडर ना एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट लीन करती है, तो ये वर्टिकल वॉल हो गई, ये जमीन हो गई, और अगर हम इसी पे एक लैडर बना दें तो मेरे पास ये लैडर हो गई। आगे कहता है कि ये थीटा एंगल बनाती है ग्राउंड से कुछ इस तरीके से, साइन थीटा क्या होगा 5/13। तो आप कहेंगे सर ये वाली दूरी 5x, तो ये 13 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यही साइन थीटा होता है। जो डिफरेंस है लेंथ ऑफ द लैडर एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स फुट फ्रॉम द वॉल, ये 3 है। मतलब ये वाली दूरी और ये इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 3,
तो हमें बताना है लैडर की लेंथ क्या रहेगी। अच्छा एक चीज बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही, आपको पता है 5x 13x किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे 12x के साथ, तो ये वाली वैल्यू 12 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया x, यही हमें दे रखा है 3 के बराबर, तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 13 × 3 39। बाकी आपसे लेंथ ऑफ लेटर पूछा था तो आप ये भी देख सकते थे कि मेरा आंसर जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल या तो ये होता या ये होता, बट फाइनली हमने निकाला तो ये नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर। चलें आगे। कहता है दो सर्कल है आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। पहले सर्कल का रेडियस जिसका सेंटर O है ये है 11, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर A है उसका रेडियस दे रखा है 9। BC एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल्स के बीच में, ठीक है। तो हमें बताना है BC की लेंथ क्या होगी। भाई दो सर्कल अगर आपस में टच कर रहे हो तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा रखा है आपको, ये होता है भाई 2 इंटू में रूट में R1 इंटू R2, पढ़ा है ये फॉर्मूला। अगर ये पढ़ा है तो डायरेक्टली आप लगा दो यहाँ पे 2 इंटू में 11 इंटू में 9, 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो 6√11, यही तो आंसर होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। मान लो इसके अंदर यहाँ पे एक और सर्कल बना देता जो इन दोनों को टच करता और ये टेंजेंट भी जारी होती, तो क्या आप बता सकते हैं अगर इसका रेडियस 11 है, इसका रेडियस 9 है, तो इसका रेडियस क्या होगा। रूट में आएगा, बट ट्राई करिए, इसका भी फॉर्मूला होता है वो आप यूज करके बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास, बस यही ध्यान दिलाना है कि क्या ये फॉर्मूला आपको पता है या नहीं पता, बाकी तो कर ही लोगे। एक शॉपकीपर है, उसके पास 40 आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, सभी आर्टिकल्स को वो कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क कर देता है। पहले 20 आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट और रिमेनिंग 20 आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट देता है। टोटल प्रॉफिट 500 का होता है, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या रहेगा। अब हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, मैंने कहा चलो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है x, है ना। अब वो कर क्या रहा है, पहले मार्कअप कर रहा है वैल्यू को 15%, 25% से बढ़ा रहा है, और फिर कुछ आर्टिकल्स पे 20 आर्टिकल पे वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, और 20 आर्टिकल पे डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 20% का। हम अगर टोटल प्रॉफिट 150 का है, 500 का है, तो हमें बताना है x का मान क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, पहले मैंने 25% वैल्यू बढ़ाई x की और फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो नेट चेंज कितने का आएगा। आप कहेंगे सर 25 माइनस 10 प्लस 25 इंटू में माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, यही वैल्यू होगी। तो आपके पास ये वाली वैल्यू 15 माइनस 2.5 दैट इज 12.5% आ जाएगा, है ना। तो मतलब 20 आर्टिकल को उसने 12.5% के फायदे पे बेचे, पॉजिटिव है। तो अब 25% का इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज कर दिया, नेट चेंज 25 माइनस 20। हालांकि ये चीज आपको पता होती है, 25 बढ़ाया 20 घटाया तो वो नेट चेंज 0 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, इस तरीके से बेचे गए होंगे। अच्छा अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो मैंने एक आर्टिकल की कीमत मानी x, 20 आर्टिकल की कीमत हो गई 20x, और इस पे प्रॉफिट है 12.5% जो होता है 1/8, तो ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे अगले 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 20x, लेकिन प्रॉफिट है 0% का, तो 25x इंटू 20 इंटू 0 करूंगा तो वो 0 ही आ जाएगा, तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे, 500 का। मेरे को बताना है एक आर्टिकल की कीमत क्या है, x का मान क्या है। सोल्व कर लो, निकाल लो, अपना आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे सर एक 0 से एक 0 कट गई, यहां से काटूंगा 25, या यहां से इसे काट दो 4, 50 इंटू में 4 कितना हो गया, 200। क्लियर। ये सारा काम जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सिर्फ समझाने की दृष्टि से था आपको, वरना मन मन में करना था कि भाई 25% अबव करा, 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 भी मान लेते तो 100 का कहते आप 125, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया 112.5, मतलब 12.5% का फायदा, है ना। 12.5% मतलब 1/8। फिर दोबारा 125 था, 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो 25 घट जाएगा, बचेगा 100, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0 का प्रॉफिट। ये काम ओरली करने वाले हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, बट करना आना चाहिए। कहता है हमने कुछ पैसे डिपॉजिट करे 6% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड किया जाता है, पहले साल का
जो इंटरेस्ट है वो मिला हमें 180 रुपीज। हमें बताना है कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न होगा सेकेंड ईयर में ड्यू टू कंपाउंडिंग कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई भी प्रिंसिपल है, उस पर मैंने 6% का ब्याज लगाया, तो पहले साल का ब्याज कितना मिला, 180 मिला। तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सेम ही होगा। दूसरे साल की बात करेंगे तो फिर से आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो इसी पे 6% का ब्याज लगेगा, तो मेरे पास दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो इतना ही आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कहते हैं कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इसका 6% लगाऊंगा तो 6 × 18 ये हो जाएगा मेरे पास 108, और परसेंटेज है तो एक जीरो घटेगी और एक पॉइंट लग जाएगा तो 10.8 यही होगा, है ना। तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा बनेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है ये, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा मिलेगा हमें, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो वो आप कहेंगे सर 10.8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये समझाने के लिए था, बेसिक आपको पता ही है 180 दे रखा था, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो आपको 180 पे बस 6% निकालना था और आपको अपना आंसर मार्क कर देना था। एक लैपटॉप का प्राइस डिक्रीज करता है 8% से, फिर 12% से, फिर 10% से पहले 3 साल में। तो हमें बताना है कि अगर इनिशियल वैल्यू 10,000 है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी इंटीजर में। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 10,000 है, 8% का डिस्काउंट, प्राइस डिक्रीज किया तो 92% में, मतलब 92/100। 100 को मैं काटता नहीं हूं, मतलब इसे वरना 22/25 लिख सकते थे, बट मेरे को पता है यहाँ पे जीरो एलिमिनेट करनी है तो इसे रहने दो ऐसे। 12% का डिस्काउंट दिया तो 88/100 हो जाएगा, और फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10, 90%, नीचे 10 ही बना दिया। अब सोल्व करके वैल्यू बतानी है, आप कहेंगे सर ये 2 0 2 0, ये तो आराम से कट गई। अब मेरे लिए मुश्किल क्या है, क्योंकि पॉइंट में भी आंसर आएगा, लेकिन हमें क्या बताना है, नियरेस्ट टू इंटीजर वैल्यू, मतलब ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा और हमें नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। सोल्व कैसे करेंगे, आप देखेंगे कैलकुलेशन समझ लो, ये 90 से 2 बड़ा है, ये 90 से 2 छोटा है, तो 90 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यही होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, 8100 में से 4 घटाया तो मेरे पास 8096 आ गया ये प्रोडक्ट। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कर लो, 9 6 जा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे पास, 9 9 जा 81 86 और 9 8 जा 72, 7286 बचेगा मेरा आंसर। कोई कैलकुलेशन थी क्या, नहीं, लेकिन आपको ये ढूंढना था कि भाई ये 90 से दोनों, एक 2 ज्यादा एक 2 कम, ये मेथड यूज करो जिससे कि आप फंसो ना कहीं भी। इसकी वैल्यू बतानी है जब a 27 हो, तो a क्या होता है 27 अगर दे रखा है, a की पावर 1/3 कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 3 का क्यूब है, a को मैं 3 का क्यूब लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो 3 की क्यूब की पावर 1/3 करूंगा तो 3 रह जाएगा, 3 - 2 कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1, ऊपर सोल्व कर लो। अब यहाँ पे 3 क्यूब की पावर 1/3 करूंगा तो 3, और उसका स्क्वायर करूंगा तो 9, यही होगा, -3 × 3, फिर से मेरे पास ये 9 से 9 एलिमिनेट ही होना है, फिर 3 × में a क्या है 27 है, और -8, तो रिजल्ट क्या बचा, ये तो बन गया 0, ये 81 में से 8 को घटाओगे और लास्ट में +1 भी है, ये मतलब भूल जाना, तो 81 में से 8 को हटाए 73 + 1 दैट इज 74। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है रोहित ने एक बिजनेस की शुरुआत करी जिसमें इन्वेस्टमेंट थी उसकी 4 लाख जनवरी 2021 में, फिर 3 लाख अमित ने इन्वेस्ट करे 5 महीने के बाद, और उसके अनदर 4 महीने के बाद सुमित ने बिजनेस को ज्वाइन किया रोहित ने इन्वेस्टमेंट के साथ। टोटल प्रॉफिट जो हुआ 3 साल के बाद स्टार्टिंग से वो है 193200, तो हमें बताना है रोहित का प्रॉफिट क्या होगा। अब कैसे करेंगे, आप देखेंगे 3 साल का मतलब क्या होगा, 3 × 12, ये हो गया 36 मंथ्स, 36 महीने की बात कर रहे हैं। रोहित ने बिजनेस की शुरुआत करी, अब देखो यहाँ पे सारा लैक्स में दे रखा है, हमें पता है प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, तो हमें रेशियो लेना होता है। तो इन्वेस्टमेंट मैं 4 लाख की जगह खाली 4 मान लेता हूं कि भाई रोहित ने 4 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक रोहित का पैसा है बिजनेस में, तो 4 × 36 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हो गया मेरा प्रॉफिट का रेशियो रोहित का। फिर ज्वाइन करता है अमित 5 महीने के बाद, तो 5 महीने कम इन्वेस्ट करा, इसमें 36 में से 5 घटाया तो 31, कितने पैसों से, 3 लाख से, तो 3 × में दिस। उसके बाद उसके और 4 महीने के बाद सुमित ने ज्वाइन किया, तो
31 में से 4 और घटाओ तो 27, इतने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा। कितने पैसे इन्वेस्ट करे रोहित जितने, मतलब 4। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया। कंबाइंड प्रॉफिट इनका सम करेंगे और उसके बाद वो इसके बराबर रखेंगे और आपको बताना है रोहित का प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। सोल्व करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है तो काट देंगे। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3 से ये कट रहा है 12 और ये भी कट जाएगा 9। और कुछ कॉमन आ रहा है? 31 तो प्राइम नंबर है तो आगे किसी से कटना नहीं है, तो ये हो गया 48, ये वाली वैल्यू हो गई 31 और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 9 4 जा 36। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रोहित का बताना है तो मेरा आंसर चांसेस है 48 के मल्टीपल हो, तो वो ट्राई किया जा सकता है, बाकी वरना आप पूरा सोल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे, लेकिन उसमें भी ये बाउंडेशन रहती है कि हो सकता है सम में कोई 48 का फैक्टर आ जाए फिर वो कट जाए, तो 100% ये कभी श्योरिटी नहीं रहती कि 48 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर मैं सोल्व करूं तो ये 77 और 8 85, नहीं 67 और 8 75 और 4 115 115 रेशियो इसके बराबर है। 48 का बताना है तो 193200 डिवाइडेड बाय 115 इंटू में 48, ये मेरा आंसर होगा। अच्छा, अगर ऑप्शन की मदद से करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट तो सब में सेम ही जा रही है, तो एटलीस्ट हमें लास्ट की 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, ठीक है, अगर करना भी है, शॉर्टकट कुछ लगाना भी है तो। चलिए सोल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 115 में 48 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, तो आप चाहें तो 48 से मेरा आंसर कटना चाहिए, ये देख सकते हैं। 48 में आपको मिल रहा है 16 और मिल रहा है 3, तो आपका आंसर 16 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। अगर मैं चारों ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करूं तो जैसे 0 तो आनी ही आनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगा जैसे 5 से काट दिया तो इस 0 को हटा के 2 टाइम्स जाएगा ये, और यहाँ पे काटूंगा तो 23। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आप 16 भी और 2 16 से कटने के बाद भी 2 का एक फैक्टर और मिल जाएगा और बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखी जा सकती हैं, और सोल्व करना है तो सोल्व करना मेरे हिसाब से आसान है, ऑप्शन से करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो भाई 16 से कटेगा, 0 तो आनी ही है, 0 को भूल जाओ, उसके बाद मैं कह रहा हूं क्योंकि एक 0 तो बचेगी। तो लास्ट की अगर आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगाएं कि लास्ट की 3 डिजिट भाई 8 से कटनी चाहिए, कट रही है, 8 से कट रही है, ये कट रही है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से, तो 4 से नहीं कटेगा तो 8 से कैसे कटेगा? लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही है क्या हमारे पास, ये कट रही है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब ये 3 रह गए, 3 से भी मेरा आंसर कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3 से कट रही है क्या? 9 7 17 नहीं कट रहा। इसमें कट रहा है क्या? 18, ये 3 से कट रहा है। ये कट रहा है क्या? 10 और 4 14 नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो सकता है, ठीक है। बट 2 ऑप्शन ऐसे हो जाते, 3 का मल्टीपल तो नहीं हो पाता हमारे, पूरा सोल्व करना पड़ता, तो इसे पूरा मल्टीप्लीकेशन करके भी आप यहाँ पे आंसर तक पहुंच सकते हैं, दैट इज 80640। अगला सवाल हमारे पास कहता है भाई एक सॉल्यूशन है ए और एक है बी, जिसके अंदर अल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है 1:2 और इसमें दे रखा है 3:2। इन्हें मिलाया गया 2:3 में, और जो सॉल्यूशन बना उसके 300 ml में कितना पानी मिलाएं कि फाइनली जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो आ जाए वो इतना आ जाए। चलिए सोल्व करते हैं। ये अल्कोहल है, ये वाटर है, मैं लिख देता हूं वरना वैसे जरूरत नहीं थी लिखने की। तो भाई पहले तो इनका सॉल्यूशन रेशियो इक्वल बनाएंगे, ये 3 रेशियो है, ये 5 रेशियो है। इक्वेट करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 3 से। तो टोटल क्वांटिटी अब दोनों की बराबर हो गई। क्वांटिटी बराबर होने के बाद इसका 2 लेना है, उसका 3 पार्ट लेना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई? इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो फाइनल बना मेरे पास, अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं अल्कोहल रेशियो वाटर जो बनेगा वो लिख देता हूं। ये हो गया 10 है ना, 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 3 27, तो ये 37 हो जाएगा। 10 इंटू 2 20 और 18, 20 और 18 कितना हो गया? 38। तो फाइनल अल्कोहल रेशियो वाटर क्या आया? हमें बनाना कितना है? 2:5। ये कब बनेगा? जब हम इसके अंदर क्या करेंगे? वाटर को मिलाएंगे। तो वाटर मिला रहे हैं तो हम अल्कोहल को नहीं छेड़ रहे हैं। यहाँ 37 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में, और इसमें 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल नहीं कर रहे हैं। चलो जो भी बनेगा ये कॉमन हो गया। यहां से इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी? 76। ये बना 185,
185 में से 76 को घटाया तो ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास 109। तो हमें 109 रेशियो क्या करना पड़ेगा, वाटर को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें बताना था एक्चुअली में कितना करना पड़ेगा, जब ये वाली क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है भाई, ये वाली क्वांटिटी हमें दे रखी थी 300 ml टोटल, क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का 300 ml निकालना था, उसमें ये करना था। तो एक तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई मेरा आंसर 109 का मल्टीपल हो सकता है, 109 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर होता है, तो ये किसी से कटना तो है नहीं, तो चांसेस है 109 का मल्टीपल। अगर इतना भी देखा तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है 4 ऑप्शन में, और कोई प्रोबेबिलिटी बन नहीं रही, ठीक है, क्योंकि वही 109 का मल्टीपल है। पूरा सोल्व करना चाहें तो आप इसे निकालेंगे वैल्यू, इन दोनों का सम करेंगे तो मेरे पास 37 प्लस 38 75 इंटू 2 150। 150 रेशियो किसके बराबर है, 300 ml सॉल्यूशन निकालना था तो 300 के बराबर है, ठीक है। तो 109 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर इसका 2 गुना, तो 109 का 2 गुना कितना हो गया 218। ये हो गया, पूरा करना है तो चले आगे। अच्छा सवाल था, सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बता देना है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। 3/4 ऑफ 128, ये 4 से काटूंगा 32, 96 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, चल रहा है ये सबसे अंदर वाले ब्रैकेट पे आ जाओ 3, 5 में से घटाया 2, 2 + 2 4, तो ये 4 से काट दिया, इनटू में ये 7 और 9, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16, माइनस में, अच्छा इसे सोल्व करेंगे तो 16 इंटू में 4 64, माइनस 8 56, तो 168 डिवीजन में है तो 56 नीचे और यहाँ पे इंटू में 16, ये रिजल्ट आएगा। सोल्व कर लेते हैं, आप यहां से काटोगे तो 4, 56 से ये 3 टाइम जाते हुए दिख ही रहा है ना। क्वेश्चन खत्म हो गया, यूनिट डिजिट सेम दे रखी है 3 ऑप्शन की। चलो आप चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं कुछ, जैसे 16 है, 16 को कॉमन ले लो, ये 16 इंटू 6 ही है, तो 16 6 4 जा 24 माइनस 3 21, 21 6 जा 126, 12 कैरी फॉरवर्ड तो 336, ये मेरा आंसर है। एक 4 डिजिट नंबर दे रखा है 4 5 पी क्यू, ये 3 5 और 7 से डिविजिबल है, तो पी प्लस क्यू का मान बता दो क्या होगा। आप कहेंगे सर इन तीनों से कट रहा है, तो पहले तो भाई सम ऑफ डिजिट मेरी क्या पी प्लस क्यू पूछा है ना, तो सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं, और 3 से भी करना है तो सम ऑफ डिजिट मेरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, रूल भी है, तो इनका सम ऑफ डिजिट करा 4 + 5 9, 3 से कट रहा है, तो पी प्लस क्यू ये भी 3 से कटना चाहिए तभी 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 3 से डिविजिबल कौन सा, ये है, ये दोनों कट गए, ये है, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है, बट मैं अभी भी फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचा। हालांकि 5 से मेरे को ये पता चलता है कि यूनिट डिजिट भाई 0 या 1 होगी, बट 0 या 5 होगी, है ना, तो लेकिन बट उससे भी मैं कोई एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मेरे को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो आप कैसे करते हैं, इन तीनों से डिविजिबल है तो इन तीनों के एलसीएम से भी कटेगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 15 इंटू 7 105 आ गया, ये 105 से कटना चाहिए 4 5 पी क्यू। अच्छा अगर ये 105 से कटना चाहिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पी क्यू का मान हम जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में कर लेते हैं, पी और क्यू की मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर पी भी एक डिजिट है क्यू भी एक डिजिट है, तो दोनों 9 9 ले सकते हैं, तो अभी यहां रख के चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 105 से काटूंगा 3 टाइम्स जाएगा, डेट इज 4 टाइम्स जाएगा 420, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 3 और ये आ गया 99। अब देखो यहाँ पे 105 का कितने टाइम्स जाएगा, आप कहेंगे सर 3 टाइम्स जाएगा, डेट इज 315। सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर आएगा, आप इसमें से घटाएंगे, फिर आप कहेंगे सर वो वाला नंबर डिविजिबल होगा, फिर आप प्योर का मान निकालेंगे, ये करते हैं, जरूरी नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ तक तो ठीक है, मैंने ये यहाँ तक ये डिजिट ली, अब ये लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे 99 मैंने मान ली थी, बट अगर ये 15 होती, 99 की जगह ये 1 और 5 रखता मैं ऊपर, तो भाई ये रिमाइंडर 0 ही आता ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पी का मान मेरे पास क्या है 1 है, और क्यू का मान 5 है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, और ये 1 और 5 मिल गया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 6 हो गया, खत्म। कहता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बता दो फॉलोइंग डेटा का। सिलेक्शन पोस्ट में आए थे ना ऐसे सवाल, कैसे करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे सर सबसे पहले मोड वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आए, कौन सा होगा, 50 2 बार आ रहा है, बाकी सारा एक बार आ रहा है, तो मोड हो गया 50, है ना। अब मोड से क्या करते हैं, इन सब का डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। जब भी डेविएशन निकालेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन निकालते हैं,
तो 50 से अगर छोटी वैल्यू है तो 50 में से घटा दो, 50 से बड़ी वैल्यू है तो उसमें से 50 घटा दो। तो यहाँ पे 40 घटाऊंगा 50 में से तो 10, 5, 0, 0, 5, 10 और 15। ये आ गए मेरे डेविएशंस। इनका सम कर दो, सम ऑफ डेविएशन। अगर मीन डेविएशन निकालना है तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, तो डिवाइडेड बाय 7। ये हो गया मेरा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालना है, तो कोफिशिएंट के लिए हम इस वाली वैल्यू में जो मीन डेविएशन आया है फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, मोड से डिवाइड कर देते हैं, जो की वैल्यू है मेरे पास 50। और सोल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारे पास। आप देखेंगे यहाँ पे 15, 15, 30 और 15, 45। 45 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 50, काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 9 डिवाइडेड बाय 70, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 और फिर 20 बनेगा तो 2 कुछ जाएगा या 0. अप्रोक्सीमेटली 3 तक भी कह सकते हैं, 0.13। चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये 0.12 मोर अप्रोप्रिएट होगा। चले आगे। कहता है एक आदमी ने अपनी जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर। इसने इन डिस्टेंसेस को 6 की स्पीड से, 5 की स्पीड से और 9 की स्पीड से कवर किया। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी में। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो इन तीनों का सम करना पड़ेगा। तो ये 38, 45 और 65 टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल स्पीड। तो टाइम आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 3, 4 और ये 3 कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हो गया मेरे पास स्पीड, दैट इज 6.5। खत्म क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है, इसे अपना आंसर बताना है। कर लेंगे, होमवर्क में ट्राई कर लो, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, सबको आती होगी। कहता है एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 रेड, ब्लू 6 और ग्रीन 4 बॉल्स हैं। 4 बॉल्स को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी बता दो तो एग्जैक्टली 2 तो रेड होंगी, एक ब्लू होगी और एक ग्रीन होगी। कैसे करते हैं, जब हमें चूज करना हो तो हम लगाते हैं कॉम्बिनेशन। तो हमें कितनी चाहिए, 2 रेड चाहिए, टोटल है कितनी 8, तो 8C2। और क्या चाहिए, एक ब्लू चाहिए तो 6C1, 6 में से एक चाहिए। एक ग्रीन चाहिए तो 4C1, क्योंकि सारी चाहिए, मतलब 2 ये, एक ये और एक ये, तो मल्टीप्लाई। टोटल कितनी बॉल्स हैं, 18 है। सम करेंगे तो कितनी निकाली हमने, 18 में से 4 निकाली। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 18C4। तो ये निकालने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी है। सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्टली आप कहेंगे सर ये 8, यहाँ पे 2 दे रखा ना, छोटी सी वैल्यू है, तो 2 वैल्यू लिखेंगे बस, 8 और उससे छोटे वाली 7 बस, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इनटू में यहाँ पे 1 है तो डायरेक्टली बस 6 ही लिखेंगे, एक ही वैल्यू। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब 1 ही होता है, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। 18C4 है तो 4 वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 18, 17, 16 और 15। और यहाँ पे 4 है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आएगा। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, तो डायरेक्टली 24 लिख दूं, या लिख देता हूं, चलो 4, 3, 2, 1, यही होता है 4 फैक्टोरियल। सोल्व करके अपना आंसर बताएंगे क्या आएगा, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा, 2 से काटूंगा तो ये बचेगा 3। इस वाले डिनोमिनेटर से इसे काटने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास 6, 3 जा
और यहाँ पे 4 जा 4, इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, और आगे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 8 7 जा हो गया 56, और नीचे आ गया 17 इंटू 15, 16 प्लस 1 16 माइनस 1, 16 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इट इज 256 माइनस 1 255, 56 डिवाइडेड बाय 255, यही आंसर। ठीक है, बाकी 56 निकल ही गया था, तो न्यूमरेटर में एक में ही 56 था, तो वही आंसर हो जाता। अगला सवाल, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी सेम काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, 5 दिन के बाद सी ने ज्वाइन किया और तीनों ने मिलकर काम को 5 और दिन लगा के कंप्लीट कर दिया, तो टोटल बताओ, अगर 660 रुपए दिए गए तो सी को कितने मिलेंगे? वर्क एंड वेजेस का सिंपल सवाल है। जब भी हमें टाइम दे रखा होता है तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, ये हो गया 60, ए की एफिशिएंसी आपके पास 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। अब देखो 5 दिन पहले काम किया और 5 दिन सी के आने के बाद काम किया, तो ए और बी ने टोटल काम कितना किया? 5 और 5 10 दिन, तो कितना काम कर लिया? 50 काम कर लिया। सी ने कितना काम किया होगा? आप कहेंगे सर 60 में से 50 घटा दो, तो 10 काम सी ने किया। पैसे आपको किस बेसिस पे मिलते हैं? अपने जितना आप काम करोगे उतने ही पैसे मिलते हैं, सीधा हिसाब है। तो 60 काम के कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 660 दिए जा रहे हैं। 60 काम के 660, तो एक काम का 11 गुना है इसके, तो 11, 10 काम के 10 इंटू में 11 110। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई ये हाइट और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक न्यूली डेवलप्ड प्लांट स्पीसीज का। सॉरी, मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा गलत बोल दिया। एक बोटानिस्ट है जो स्टडी कर रहा है एवरेज हाइट को और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को न्यूली डेवलप्ड प्लांट स्पीसीज की, जिसमें जो हाइट है सैंपल ऑफ 8 प्लांट्स की वो दे रखी है ऐसे, फिर मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स ये दे रखा है हमें 12, तो हमें बताना है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब देखो एवरेज आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, बट इन्होंने खुद दे रखा है तो हम वही लेके चल लेंगे, हो सकता है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, बट हमें ये मान के चलना पड़ेगा एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, ये वाली वैल्यू होती है xi, मतलब जो भी एक एक करके इंडिविजुअल वैल्यू में बोल लेते हैं, डिवाइडेड माइनस में मीन ले लो, इनका स्क्वायर कर लो, और i की वैल्यू आप कहां से 1 से लेके n तक जितनी भी वैल्यूज है इनका सम कर लो। इस पूरे को डिवाइड करते हैं, नॉर्मल जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो n से, और फिर इसका रूट लगा देते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हमसे पूछे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले लग गया सैंपल, तो यहाँ पे n में से घट जाएगा 1, ये फॉर्मूला बनता है, ये याद रखिएगा। और अगर ये पता है तो फॉर क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर ये मेरे पास मीन 12 था, 8 और 12 का डिफरेंस 4, स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 और 12 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर, 0, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 0 और फिर 2 का स्क्वायर, यही आएगा, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 माइनस 1, और इसका क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे डिनोमिनेटर में तो मेरे पास 7 आ गया, लेकिन ऊपर क्या वैल्यू आएगी? 16 20 20 40 और 8 48, ये आंसर है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो भाई 48 डिवाइडेड बाय 7 ये आंसर बच रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये 7 टाइम्स चला जाता, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी में डायरेक्टली कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली √7 हो जाता। √7 किसके बराबर होता है? आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू तो हमने याद भी कर रखी है कि ये 2.6 से थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, तो 2.6 के अराउंड हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? सभी लोगों को समझ में आया? चलें आगे। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप यू एंजॉयड दी सेशन, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और बाकी टेस्ट सीरीज तो आपको पता है आरबी से का कोई कंपैरिजन यही नहीं है किसी और टेस्ट सीरीज से, तो यू कैन परचेज इफ यू नीड। 199 में यू कैन गेट
30 मेंस टेस्ट जो अभी बनाए हैं, उससे पहले के 70 प्लस टेस्ट जो हमने पहले बनाए थे, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन, सब कुछ एक ही के अंदर मिल जाएगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। कॉम्बो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पता है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टीयर 1 टीयर 2 रेलवे के टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। तो उसके साथ टारगेट ग्रुप्स भी आते हैं। साथ के साथ आपका एक ऑफिसर बैच है जो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपके इनफ रहता है, जिसमें सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। और द्रोणाचार्य 3.0 बैच भी आ गया है, तो ये आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सारी क्लासेस नहीं होंगी, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, जो आप अपने प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे एसएससी की आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, उससे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत सारी चीजें, और डाउट ग्रुप मिलेगा जिसमें मैं अवेलेबल रहूंगा अपने आपके सभी डाउट्स के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों से अलविदा लेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।